जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स बीएस इंग्लिश की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जिसको अपना कर आप किसी भी किताब को और ख़ास तौर पर किसी भी नावल को सिर्फ 3 दिन के अंदर क्रैक कर सकते हैं और उनको इम्तिहानों के लिए बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरी ये टेक्निक ख़ास तौर पर उन परेशान स्टूडेंट्स के लिए है जो सारा साल या सारे सेमेस्टर में सोए रहे हैं, या फिर वो किसी अपने ख़राब हालात की वजह से पढ़ाई की तरफ प्रॉपर तवज्जो नहीं कर पाए हैं। उनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है और वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी किताब को सिर्फ 3 दिन के अंदर ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके इंशाल्लाह वो कवर करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले तो आपको 3 दिन का प्लान दूंगा और उसके बाद फिर आपको एक नावल की मिसाल भी दूंगा कि किस तरह से उस नावल को मैंने 3 दिन के अंदर कवर किया और इम्तिहान के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स भी लिए। तो ये बतौर स्टूडेंट मैं ख़ुद भी इस टेक्निक से मुस्तफ़ीद हो चुका हूँ और ये बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड किस्म की टेक्निक है। करना सिर्फ ये है कि आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और एग्ज़ामिनर के सामने आपने अपना अच्छा इम्प्रेशन देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को सब्सक्राइब कर लें, और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो साथ में कुछ ऑप्शंस आएंगी। बेल का आइकॉन दबाने के बाद आपने ऑल का ऑप्शन दबाना है ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं अक्सर इंग्लिश के हवाले से वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा टॉपिक, प्रिपेयर एनी नावल इन जस्ट 3 डेज़। सिर्फ 3 दिन के अंदर किसी भी नावल की तैयारी करें। तो अब हम देखते हैं कि हमने डे बाय डे हमने अब इस टेक्निक को देखना है कि जी हमने डे वाइज किस तरह से इस टेक्निक को लेकर चलना है। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है जनाब डे 1। तो पहले दिन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने किताब को उठाना है, उठाकर आपने देखना है कि इसका नाम क्या है। आप कहेंगे कि भी ये कौन सी ऐसी टेक्निक है, नाम के बारे में तो सबको पता ही होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर बच्चे को नाम का नहीं पता, और जिनको नाम का पता भी है वो उसको इम्तिहान में, टेस्ट में, एग्ज़ाम के अंदर सही तौर पर टाइटल लिख ही नहीं पाते, उनको स्पेलिंग ही नहीं आते। तो सबसे पहले तो आप जो भी किताब तैयार करना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले तो बार बार 3-4 बार उसका टाइटल देखकर लिखें, और फिर टाइटल देखते हुए आपने ये भी देखना है कि ये टाइटल, ये किताब, यानी ये टाइटल जिस किताब का है वो किताब किस साल में आई है, और आपने ये देखना है कि इस टाइटल के स्पेलिंग क्या हैं। बार बार उसको अपने हाथ से गुजारें, फिर ये देखें ये किताब किस सन में आई, और ये भी देखें कि क्या इसका एक ही टाइटल है या इसका कोई सब टाइटल भी है या इसका कोई और भी टाइटल है। मतलब ये है कि क्या इसका कोई पुराना टाइटल भी है। बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं जिनके पुराने टाइटल्स कुछ और थे और फिर बाद में राइटर ने किसी वजह से उनको चेंज कर दिया है। तो ये चीज़ आपने देखनी है, मिसाल दूंगा तो आपको प्रॉपर समझ भी आएगी। फिर आपने देखना है कि इसको किसने लिखा है। आपने राइटर का नाम भी लिख लेना है और ये भी लिख लेना है कि वो राइटर की तारीख़ पैदाइश क्या है और उसकी तारीख़ वफ़ात क्या है, यानी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों आपके पास मौजूद हों, या आपको आगे सवालात के अंदर काम आएंगी। उसके बाद आपने इसकी शॉर्टेस्ट समरी, यानी जो नावल जो आप तैयार करना चाह रहे हैं, नेट से आप उसकी जनाब शॉर्टेस्ट समरी उठा के पढ़ लें। और ये आपको बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर शॉर्टेस्ट समरी मिल जाती है। इवन जो किताब भी आपके पास होगी वहाँ पर भी समरीज़ 2 तरह से दी होती है, एक लॉन्ग समरी और एक शॉर्ट समरी। तो बस आपने देख लेना है कि इसकी शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी क्या है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अलहदा से लिख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखना है कि इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन तमाम कैरेक्टर्स की आपने एक लिस्ट बना लेनी है। याद रहे कि आपने कोशिश करनी है कि कम से कम तमाम मेजर कैरेक्टर्स की आपने लिस्ट लाजमी बनानी है। ये भी चीज़ें आपको किताबों में आराम से अवेलेबल हो जाती हैं या नेट पर भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर आपने देखना है कि जी इसके मेजर थीम्स कौन से हैं, इसके अंदर से हमें क्या
मेन चीज़ें पता चल रही हैं। वो थीम्स का सवाल भी आपको नेट पे मिल जाता है हर किताब का, या फिर आपको किताबों के अंदर भी अलग से थीम्स का सवाल मिल जाता है। वहाँ से आपने इम्पॉर्टेंट थीम्स के सिर्फ नाम लिखने हैं और 2-2 3-3 लाइनें उनके बारे में लिख लेनी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले दिन जो हमने काम किया स्टूडेंट्स, हमने किताब का नाम देखा, किस साल वो आई वो देखा, हमने ये देखा इसका कोई और नाम तो नहीं है, और उसी दिन ही हमने फिर राइटर का नाम देखा, राइटर की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ देखी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी उस किताब की जनाब हमने देख ली कि इसकी शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी क्या है। उसके बाद जनाब आपने कैरेक्टर्स देख लिए कि इसके कहानी के अंदर कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, उनकी लिस्ट बना ली। उसके बाद जनाब आपने देख लिया कि इसके मेजर थीम्स क्या हैं, उनके नाम लिख लिए और थीम्स के नीचे 2-2 3-3 सिर्फ लाइनें लिख ली। ये है जी पहले दिन का काम। सेकेंड डे स्टूडेंट्स काम बहुत ही आसान सा है। आपने शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस करनी है। आपने पास्ट पेपर्स को देखकर या नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं कि जी इस नॉवल का नाम टाइप करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आगे नॉवल का नाम, तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। तो आपने 2-3 लिस्टें देखने के बाद जो मोस्ट स्ट्राइकिंग 6-7 कुछ सवाल हैं उनको सवालात को अपने पास नोट कर लेना है। शॉर्ट लिस्ट करनी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट बार बार आने वाले सवालात को ही लिखें, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद नंबर 2 काम, नोटिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सक्लूडिंग रेपिटेशंस। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने उन सवालात को अपनी किताब पर देखना है। पहला सवाल जो भी हो आपने उसको बड़े आराम से पढ़ना है और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो तकरीबन हर सवाल के 9-10 पॉइंट्स बनेंगे वो आपने उन पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लेना है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप 4-4 5-5 सफ़ों के सवालों में से सिर्फ 9-10 पॉइंट ही ना निकाल सकें। बाज़ जवाबों के तो सिर्फ 6-7 पॉइंट ही आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे। और जो मज़े की बात है वो ये है कि हर सवाल के बाद दूसरे सवाल में भी आपको वैसी ही मिलती जुलती डिटेल मिलेगी। लिटरेचर में कम से कम ऐसा ही होता है। फिर तीसरा सवाल है उसके अंदर भी मिलती जुलती चीज़ें, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सब में आपको बहुत सारी मिलती जुलती चीज़ें मिलेंगी क्योंकि कहानी तो एक ही है, उसी के डिफरेंट सवाल बनाए होते हैं। तो आपने रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को, रिपीट होने वाले पॉइंट्स को नहीं लिखना। आपने हर सवाल के जवाब में जो इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट पॉइंट्स मिलें सिर्फ उन्हीं को अपने पास नोट करना है। रिपीट होने वाले पॉइंट्स को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस आपने हर सवाल के, हर इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब पढ़ते हुए करना है कि सारा जवाब पढ़ा और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको उठाकर अपने पास अलग से क्वेश्चन वाइज नोट कर लेना है। सिर्फ यही काम आपने करना है दूसरे दिन। इसके अलावा आपने हर सवाल का जवाब पढ़ते हुए जो इम्पॉर्टेंट कोट्स होते हैं, मतलब कि कोई इम्पॉर्टेंट अकवाल आ गए हैं, कोई नावल में से लाइनें आ गई हैं, तो वो आपने कुछ 4-5 ही आपको इम्पॉर्टेंट कोट्स मिलेंगे इन तमाम सवालात में, उनको भी अलहदा से लिख लेना है। सवाल ऊपर लिखिएगा कि ये सवाल था और इसके अंदर मुझे ये कोट मिला है, ये कॉल मिला है। इस तरह की चीज़ें जब आप जवाबों में शामिल करते हैं तो पढ़ने वाले पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये काम आपने करना है जी दूसरे दिन। तीसरे दिन स्टूडेंट्स आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट जो पहले और दूसरे दिन काम किया है आपने सिर्फ उसकी रिवीजन करनी है, आपने और कोई काम नहीं करना। इसलिए मैंने थर्ड डे के नीचे लिखा हुआ है दी रिवीजन स्प्री। आमतौर पर लफ्ज़ होता है शॉपिंग स्प्री कि जी कोई बंदा शॉपिंग पर निकल जाए और बेतहाशा शॉपिंग करता जाए, तो आपने भी आखिरी दिन बेतहाशा रिवीजन करनी है। आपने पहले दिन दूसरे दिन दोनों दिनों का काम आपने रिवीजन करना है और उसको पक्का करना है। अब जनाब आते हैं इन तीनों दिनों को ज़हन में रखते हुए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर एक नावल रखा है। इससे इस नावल को देखते हैं आपको कितनी को समझ आती है और कितना को आपका ये नावल तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक नावल निकाल के रखा हुआ है जी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये बड़ा मशहूर नावल है जेन ऑस्टन का। जेन ऑस्टन का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है और याद रहे
कि इंग्लिश लैंग्वेज की जब बात आप करते हैं तो जेन ऑस्टन का नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस पहले 10 वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस नावल्स की जब आप टाइप करते हैं तो ये पहले 10 नावल्स की लिस्ट में मौजूद है। तो डे 1 में मैंने कहा था जी आपने किताब का टाइटल देखना है। तो इस नावल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस और ये आया था 1813 में। जी ये नावल आया था जी 1813 में। तो हमें किताब का नाम भी पता चल गया और हमें उसकी पब्लिशिंग डेट भी पता चल गई कि ये 1813 को मंजर आम पर आया था। अच्छा, इसका कोई पुराना नाम भी था जी। इसका पुराना नाम था जी फर्स्ट इम्प्रेशंस, लेकिन फिर चेंज करके रख दिया गया था प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसके राइटर का नाम है जी शी इज़ अ फीमेल राइटर जेन ऑस्टन। ये पैदा हुई थी 1775 में, इनकी डेथ हुई 1817 में। तो ये ज़रूरी मालूमात हम पहले दिन ले रहे हैं। नावल का नाम पता चल गया, पुराना नाम, डेट ऑफ पब्लिशिंग, राइटर का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ। अब हम चलते हैं जी। पहले ही दिन जो हमने काम करना है, हमने इस नावल की शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी लेनी है और ये चीज़ें नेट के ऊपर आराम से अवेलेबल हैं। अगर मैं नेट से ये चीज़ अवेल कर सकता हूँ इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से, तो मेरा ख्याल है आप भी ये चीज़ें नेट से आराम से अवेल कर सकते हैं। इसकी शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी आपके सामने है। लिखा हुआ है कि जी ये नावल जेन ऑस्टन ने लिखा है और ये गुमनाम राइटर था इसका। जब ये पब्लिश हुआ, इसका नाम राइटर का वहाँ पर दिया नहीं हुआ था, क्योंकि जिस दौर में ये औरत लिख रही थी उस दौर में औरतों का राइटिंग करना मायूब समझा जाता था। घर की चार दीवारी के अंदर ही उनको महफूज समझा जाता था। तो ये औरत जेन ऑस्टन एनोनिमसली अपने तीनों नावल के तीनों वॉल्यूम्स को इसने एनोनिमसली छापा है, यानी अपना नाम दिए बगैर ये नावल के तीनों वॉल्यूम्स इसने छपवाए हैं 1813 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नावल 3 वॉल्यूम्स में छपा है, यानी यूँ समझ लें कि इसके 3 हिस्से हैं। अच्छा, अब इस नावल में है क्या, नीचे जो चीज़ लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नावल में ये नावल सेंटर करता है रिलेशनशिप पर। इसके अंदर एक रिश्ता डिस्कस हो रहा है, जो रिश्ता है एलिज़ाबेथ बेनेट के दरमियान और फिट्ज़विलियम डार्सी साहब के दरमियान ये रिश्ता है। ये एक बहुत ही अमीर इंसान है, बहुत ही अमीर ज़मींदार है। इसके और एलिज़ाबेथ बेनेट के दरमियान में जो रिश्ता बढ़ रहा है, ये नावल उस पर बेस्ड है। ये नावल इंग्लैंड के देहाती इलाके में सेट है। इसका जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश का देहाती बैकग्राउंड है और ये 19th सेंचुरी का नावल है और ये बेनेट फैमिली को कवर करता है। इस फैमिली के अंदर जनाब 5 बहनें हैं, सारी की सारी ही अनमैरिड हैं और उनकी माँ को बड़ा शौक़ है कि मेरी तमाम बच्चियाँ जल्द अज जल्द शादीशुदा हो जाएं। ये बहनें मुख्तलिफ एलिजिबल बैचलर्स कंवारे लड़कों के साथ जो भी इनका टकराव होता है, जो भी उनके साथ इनका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ये नावल उसके ऊपर भी बेस्ड है। और साथ साथ ही नावल की कहानी बढ़ती है जैसे जैसे इनका मुख्तलिफ लड़कों के साथ इंटरेक्शन होता है। और पहले पहले एलिज़ाबेथ और डार्सी जो नावल के हीरो हीरोइन हैं, उनके दरमियान बहुत सी फ्रिक्शन है, लड़ाइयाँ हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों ठीक हो जाते हैं और इनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और फिर इवेंचुअली एलिज़ाबेथ डार्सी का प्रपोजल ऑफ मैरिज कबूल कर लेती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज द सेकंड ऑफ 4 नॉवेल्स ऑस्टन पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। जेन ऑस्टन ने सिर्फ 6 नावल लिखे और उनमें से 4 उनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गए थे और ये प्राइड एंड प्रेजुडिस उन 4 में से दूसरा नंबर पर आता है। ये अपनी फर्स्ट पब्लिकेशन के फौरी बाद ही हमेशा से बड़ा मशहूर रहा है और इस पर स्टेज ड्रामे, फिल्में और टेलीविज़न पर भी ड्रामे बन चुके हैं। तो ये है जनाब इसकी शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी।
अब हम जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से करैक्टर्स हैं। ये काम भी आपने पहले दिन ही कर लेना है। आपने नावल के तमाम इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स लिख लेने हैं, अगर दिल करे तो उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी देते जाएं। मिसाल के तौर पर इसका पहला लीडिंग करैक्टर है, इम्पॉर्टेंट करैक्टर है एलिज़ाबेथ बेनेट। ये कौन है? ये नावल की हीरोइन है, नावल का एक अहम किरदार है। ये मिस्टर बेनेट की दूसरी डॉटर है, यानी ये बेनेट फैमिली में नंबर 2 पर आती है। एलिज़ाबेथ बहुत इंटेलिजेंट है और ये अपनी तमाम बहनों में बहुत ही ज़हीन है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत ही हाज़िर दिमाग है। लेकिन इसकी ज़ुबान का थोड़ा सा मसला है कि ये बड़ी मुँह फट टाइप है, अगले के मुंह पर बात कर देती है, जिसकी वजह से इसको अपने लिए बहुत सारे फिर मसाइल भी पेश आते हैं। इसी तरह आगे डार्सी के साथ इसका रिलेशनशिप है, वहाँ पर उसकी गुडनेस को ये महसूस कर लेती है और उसके ख़िलाफ़ जो भी इसके दिल में कोई नफ़रत होती है वो दूर हो जाती है। डार्सी जनाब इस नावल का हीरो है और पेम्बरले स्टेट का मालिक है। लेडी कैथरीन डी बोरो का नेफ्यू है। ये भी एक बहुत अहम करैक्टर है कि जो लेडी है, ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट है, लेकिन ये बहुत मगरूर है और अपने से नीचे लोगों को बड़े गरूर से देखता है। लेकिन जैसे जैसे नावल बढ़ता है, ये बंदा जो अपनी क्लास को बड़ी चीज़ समझता है, इस चीज़ को ये कम कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता एलिज़ाबेथ के साथ इसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसी तरह जेन बेनेट है, जो बेनेट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और ये बहुत ही खुश मिजाज है और इसका एक लड़के के साथ प्यार का रिलेशनशिप आगे बढ़ता है जो चार्ल्स बिंगले है। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत को अगर हम देखें तो ये एलिज़ाबेथ और डार्सी की मोहब्बत के मुकाबले में बड़ी जल्दी परवान चढ़ी है। उन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ते चढ़ते बड़ी देर हो गई। चार्ल्स बिंगले जेन का हस्बैंड बाद में बना है और ये बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। ये डार्सी का दोस्त है, लेकिन डार्सी के बिल्कुल बरअक्स है। मिस्टर बेनेट है, ये बेनेट फैमिली का हेड है। ये बंदे की अपनी बीवी मिसेस बेनेट के साथ ज़रा भी नहीं बनती, क्योंकि दोनों में बड़ा फ़र्क है। वो एक अनकल्चर्ड सी औरत है, अनसिविलाइज्ड सी औरत है, बड़ी शोर शराबा डालने वाली औरत है, जबकि ये बंदा बहुत ही सोबर और पढ़ा लिखा है और इन दोनों की आपस में कभी बनी नहीं। और ये जानबूझकर घर में बड़ा चुभने वाला मजाक करता रहता है, सिर्फ अपनी बीवी को इरिटेट करने के लिए। अक्सर मामलात में ये बाप का किरदार भी अदा नहीं करता और साइड पर होकर बैठ जाता है। मिसेस बेनेट, ये बेनेट फैमिली की माँ है, मिसेस बेनेट। और ये औरत जो है, मिसेस बेनेट जो है, ये अपनी बच्चियों की शादी करना चाहती है, लेकिन इसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई। ये बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली औरत है, बहुत ही वल्गर हरकतें करती है और अक्सर अपनी लड़कियों के लिए आने वाले रिश्तों को इसकी वजह से बड़ा एतराज़ होता है और वो इसको देखकर दूर हो जाते हैं। जॉर्ज विकम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है। डार्सी के साथ इसका रिलेशन है, लेकिन ये डार्सी के बारे में बेनेट फैमिली को बड़ी गलत बातें बताता है। ये फ़ौज का ऑफिसर है और ये डार्सी के लिए दिल में बड़ी नफ़रत रखता है। नतीजा ये निकलता है कि डार्सी से बेनेट फैमिली मज़ीद दूर हो जाती है। लिडिया बेनेट फैमिली की सबसे यंगेस्ट उनकी सिस्टर है। शी इज़ गॉसिपी, इमेच्योर, सेल्फ इन्वॉल्व्ड। अनलाइक एलिज़ाबेथ, लिडिया फ्लिंग्स हरसेल्फ हेडलॉन्ग इनटू रोमांस एंड एंड्स अप रनिंग ऑफ विद विकम। अच्छा, एलिज़ाबेथ भी विकम की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो उससे दूर रहती है। लेकिन लिडिया विकम के साथ भाग जाती है और भागकर शादी करती है। मिस्टर कॉलिंस जो है वो मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी का असल मालिक है, क्योंकि वहाँ पे कानून ये था कि कोई मेल ही होगा जो प्रॉपर्टी का हकदार होगा, प्रॉपर्टी का दावा करने वाला होगा। अब मिस्टर बेनेट की तो 5 बेटियां हैं, तो लिहाजा मिस्टर कॉलिंस जो है वो मिस्टर बेनेट का कज़न है, वो ही उसकी प्रॉपर्टी का कानूनी हकदार है। ये बेनेट फैमिली में से किसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन लड़कियों में से इसको कोई पसंद नहीं करती, ख़ास तौर पर एलिज़ाबेथ इसको रिजेक्ट करती है। तो फिर ये एलिज़ाबेथ की दोस्त के साथ शादी कर लेता है।
ये डार्सी की आंटी लेडी कैथरीन डी बोरो के मातहत काम करता है, उसको ही अपना सरपरस्त गर्दानता है और उसकी हर जगह तारीफ़ें भी करता रहता है। आप चाहें तो ये डिटेल बाद में बैक करके भी देख सकते हैं। मिस बिंगले चार्ल्स बिंगले की बहन है। चार्ल्स बिंगले डार्सी का दोस्त है। और जेन बेनेट की समझ ले, जेन बेनेट की शादी होती है चार्ल्स बिंगले के साथ। तो मिस बिंगले बियर्स इनऑर्डिनरी डिस्डेन फॉर एलिज़ाबेथ्स मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मतलब ये एलिज़ाबेथ से बहुत नफरत करती है उसके लो बैकग्राउंड की वजह से। ये बड़ी मगरूर सी है। लेडी कैथरीन डी बोरो की अगर बात करें तो ये डार्सी की आंटी है, बहुत ही अमीर औरत है, बहुत ही मगरूर औरत है और इसके अंदर हाई क्लास की तमाम बुराइयां आपको नज़र आएंगी। मिस्टर एंड मिसिस गार्डनर बेनेट फैमिली के ये मामू और मुमानी लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही मैच्योर लोग हैं और ये बेस्ट पेरेंट्स की बहुत ज़बरदस्त मिसाल हैं। शार्लेट ल्यूकस जो है ये एलिज़ाबेथ की डियर फ्रेंड है, उससे 6 साल बड़ी है और बाज़ जगहों पर लिखा है कि जी उससे 7 साल बड़ी है। खैर, शार्लेट जो है उसके नज़दीक लव कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मैरिज के लिए नहीं है। उसके नज़दीक शादी के लिए बस ये होना चाहिए कि आपका हस्बैंड अच्छा कमाता हो, अच्छा खाता हो और आपको एक कंफर्टेबल होम दे पाता हो। जॉर्जियाना डार्सी की बहन है, थोड़ी खूबसूरत है लेकिन थोड़ी शर्मीली भी है और ये पियानो बहुत अच्छा बजाती है। मैरी बेनेट की बात करें तो ये बेनेट सिस्टर में मिडल नंबर पर आती है, बहुत ही पढ़ाकू और बहुत ही अपनी पढ़ाई की नुमाइश करने वाली है। कैथरीन बेनेट ये चौथी सिस्टर है जी, लिडिया की तरह ये भी सोल्जर्स की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होती है। याद रहे लिडिया भी विक्रम के साथ भाग गई थी जो एक फौजी था। आपने पहले ही दिन स्टूडेंट्स मेजर थीम्स पढ़ लेने हैं। अब अगर इस नावल की बात करें तो इसके थीम्स हैं जी लव, रेपुटेशन, मैरिज, अपीयरेंस एंड रियलिटी, फैमिली, प्राइड एंड प्रेजुडिस, क्लास, सेल्फ नॉलेज। तो इस तरह से आपका पहला दिन इख्तिताम पजीर होता है और आप देखेंगे कि पहले ही दिन आपने अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली है। डे टू में आपने उस नावल का नाम टाइप करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक में देखने हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने टाइप करके नेट पे सर्च कर लेने हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे आपने नोट करने हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हद 7 या 8 तक भी काम जा सकता है। इससे ऊपर किसी भी नावल के सवालात नहीं होते। आपने गिनती ज़्यादातर 7 पर ही रखनी है क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अननेसेसरी सवालात हैं जो कभी कभी अपीयर हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो 7 तक ही गिनती जाती है। अब देखते हैं जी कि प्राइड एंड प्रेजुडिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। नंबर 1 थीम्स, नंबर 2 टाइटल, नंबर 3 ऑस्टन्स मॉरल विजन यानी वो अखलाकियात के बारे में क्या सोचती है। उसके बाद ऑस्टन्स लिमिटेशंस एज अ नॉवलिस्ट, ऑस्टन्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, ऑस्टन वाज अ मार्क्सिस्ट बिफोर मार्क्स। करेक्टर स्केचेस इस नावल के जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एलिज़ाबेथ का, डार्सी, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट का, लिडिया का, जेन एंड चार्ल्स बिंगले का। तो अब आपने किस तरह से एक एक सवाल को देखना है, उसको डाइसेक्ट करना है, उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं। मैं आपको एक सवाल निकाल कर दिखाऊंगा और आपने बाकी तमाम सवालात से भी ऐसे ही 7-8 पॉइंट निकालने हैं। इस सवाल को स्टूडेंट बहुत मुश्किल समझते हैं तो फिर मैंने यही सेलेक्ट किया है। बाकी तो सवाल आसान से हैं, वो आराम से उसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसके पॉइंट निकालने ज़रा मुश्किल हैं कि ऑस्टन कार्ल मार्क्स से पहले एक मार्क्सिस्ट थी। नंबर 1 पॉइंट है जी, कार्ल मार्क्स 1883 वाज अ जर्मन फिलोसोफर। ये एक जर्मन फिलोसोफर था, जर्मनी से इनका ताल्लुक है। He is well known for his monumental work Das Kapital, presenting his theory of political economy। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने काम दास कैपिटल की वजह से और इसमें इन्होंने अपनी सियासी मईशत कैसी होनी चाहिए उसकी थ्योरी पेश की है कि मुआशी निज़ाम कैसा होना चाहिए और इनकी किताब का नाम है जी दास कैपिटल। ये
इकोनॉमिक्स की दुनिया में समझ लें कि एक बहुत बड़ा काम समझा जाता है। मार्क्स हेटेड क्लास डिवीजन्स ऑफ सोसाइटी, ये जो सोसाइटी अमीरों गरीबों में डिवाइडेड है, मार्क्स को इससे बहुत ज़्यादा नफरत थी। ही वॉज अटरली अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट सिस्टम विच डिप्राइव्ड द लेबर क्लास ऑफ देयर ड्यू शेयर इन मनी। ये सरमायादाराना निज़ाम के बहुत ख़िलाफ़ थे जो मज़दूरों को उनके असल हक से महरूम कर देता था। सरमायादार निज़ाम में ज़ाहिर है सरमायादारों ने सिर्फ अपना सरमाया ही बढ़ाना है, गरीबों के लिए कुछ नहीं करना। मार्क्स वॉज इन फेवर ऑफ इक्वल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल मीन्स ऑफ सस्टेनेंस बाय ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। मार्क्स जो था वो कहता था कि तमाम लोगों को प्रॉपर्टीज़ में एक जैसा हिस्सा मिलना चाहिए और तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। Jane Austen, like Marx, was well aware of class divisions and its evil consequences. अब हम आते हैं कि जेन ऑस्टन कैसे मार्क्स जैसे ख्यालात रखती थी, वो भी क्लास डिवीजन के खिलाफ थी क्योंकि वो उसकी बुराइयों को जानती थी। बिंगले सिस्टर्स, डार्सी, लेडी कैथरीन, ऑल थिंक लो ऑफ मैरिड सिस्टर्स बिकॉज ऑफ लेटर्स लो रैंक इन सोसाइटी। बिंगले सिस्टर्स, डार्सी, लेडी कैथरीन सभी मैरिड सिस्टर्स को कमतर समझते थे क्योंकि ये लोग सोसाइटी में पैसों के वाले से ज़रा लो रैंक में थे, ज़रा निचले दर्जे पे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लेड अ मेजर रोल इन डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू क्लासेस इन ऑस्टन्स टाइम। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया और इसने भी आकर, इस इंकलाब ने भी आकर लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जेन ऑस्टन के टाइम पर। By getting Jane and Elizabeth married to Bingley and Darcy respectively, Austen showed her intent of abolishing class differences. लेकिन ऑस्टन ने अपने नावल में शो किया कि इसने एलिज़ाबेथ की शादी करवा दी डार्सी से और जेन की शादी करवा दी बिंगले से, और इसने शो किया कि मैं चाहती हूँ क्लास डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएं, यानी अमीरों की गरीबों से शादी करवा दी और ये शो किया कि आई डोंट बिलीव, शी डिडंट बिलीव इन क्लास डिफरेंसेस। सो जेन ऑस्टन 1775-1817 वाज अ मार्क्सिस्ट बिफोर कार्ल मार्क्स। तो जैसे कार्ल मार्क्स को क्लास डिवीजन से नफरत थी, जेन ऑस्टन को भी क्लास डिवीजन से नफरत थी। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने इम्पॉर्टेंट कोट्स जो भी सवालात पढ़ते हुए, सवालों के जवाब पढ़ते हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकालने हैं, इम्पॉर्टेंट कोट्स भी आपने निकालने हैं। मिसाल के तौर पर ये कुछ कोट्स मैंने नावल में से निकाले हुए हैं। नरेटर ने यानी कि जेन ऑस्टन ने जो ओपनिंग लाइन अपने नावल की कही है, जो इम्पॉर्टेंट लाइन मुझे नज़र आई है वो इसका ओपनिंग लाइन है। इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, जब भी शादी की बात होगी तो ये कोट आप डाल सकते हैं। फिर मिसिस बेनेट कहती है हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स। मिसिस बेनेट का आप जब भी लिखेंगे करेक्टर स्केच ये लाइन डाल सकते हैं। मिस्टर डार्सी कहता है जी आई एम नो इन ह्यूमर एट प्रेजेंट टू गिव कॉन्सिक्वेंस टू यंग लेडीज हु आर स्लाइटेड बाय अदर मैन। जब भी इसके प्राइड की बात होगी तो ये कोट आएगा। शार्लेट कहती है जी हैप्पीनेस इन मैरिज इज इंटायरली ए मैटर ऑफ चांस। तो जब भी शार्लेट के बारे में बात करें तो ये कोट डालें। निचला कोट भी डाल सकते हैं जिसमें वो कहती है जी मैं ज़्यादा रोमांटिक नहीं हूँ, मुझे सिर्फ एक कंफर्टेबल घर चाहिए। तो डे 3 में स्टूडेंट्स फिर आपने और कोई काम नहीं करना, आपने जितना भी डे 1 और 2 में पढ़ा है जस्ट उसकी दी रिवीजन स्प्री करनी है, यानी कि आपने जस्ट उन तमाम चीज़ों को आपने रिवाइज करना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने जल्दी में कोशिश तो बड़ी की कि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो और आपको एक एग्जाम्पल देकर बता दिया है कि डे 1, डे 2, डे 3 में आपने किस तरह काम करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह ताला आप अपने किताबों को इन 3 दिनों में डिवाइड करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इंशाल्लाह लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।